वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने लेके आई हूँ सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को, जिसमें हम सभी लोग अभी सितंबर का जो हमारा पहला हफ्ता शुरू हो गया है, फर्स्ट वीक, उसको कंप्लीट करेंगे। और आप सभी लोगों को भी मेरी ये गुजारिश है कि अपनी वीकली मंथली को अप टू डेट कर लो। वीकली करंट अफेयर्स को बिल्कुल टाइमली अपने कंप्लीट कर लो। और जो मंथली यहाँ पर अगस्त महीने के अपलोड हो चुके हैं मेन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर, उसको भी अपना कंप्लीट कर लो बिल्कुल टाइम से। बाकी आपको मैंने बताया हुआ है बहुत बार, अगर आपको डेली करंट अफेयर सुनने हैं तो डेली 1 बजे पीडीएफ और वीडियो ओनली करंट अफेयर के चैनल पे अपलोड हो जाती है। तो उस समय में भी आप पूरी तरीके से वीडियो को सुन के अपने नोट्स बना सकते हो। आपकी इच्छा है कि आप पेड पीडीएफ को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। ये है हमारा ग्रुप का लिंक। आपको इसकी सारी पीडीएफ जितना भी यहाँ पे बताया जाता है मैप के साथ, आप चाहे तो ये वाले जो है नंबर्स, इन पे कॉल करिए और नंबर्स पे कॉल करके आराम से पीडीएफ को ले सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप पीडीएफ लेना चाहते हो या आप वीडियो सुन के नोट्स बनाना चाहते हो, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो चलिए हम सभी लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स को। आइए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, साथ में मिलके बैठ के तैयारी करेंगे, बहुत सही तरीके से पढ़ाई हो जाएगी। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर बात करेंगे। तो जो ये पूरा सितंबर का ये वाला फर्स्ट वीक रहा है, इस पूरे सितंबर के वीक में हम लोगों ने नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जिसे हम कहते हैं ना पोषण, उस चीज को हम लोगों ने मनाया है। तो पता है इसमें हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? हम लोगों ने न्यूट्रिशन के ऊपर जो है वो बात करते हुए कि न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही मैं आपको इसमें भी बताती हूँ। एक और चीज मैं बताती हूँ, ये पोषण अभियान, इसे ही हम कहते हैं यहाँ पर पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह। देखो, वैसे तो पूरा एक हफ्ता इसमें मनाया ही है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि सरकार जो है 1 से लेकर 30 सितंबर पूरे के पूरे महीने में पोषण को यहाँ पर इम्प्रूव करेगी। पोषण को यहाँ पर इम्प्रूव करने से मेरा मतलब है कि भाई जो न्यूट्रिशन का लेवल हमारा है उसको बढ़ाएंगे। पूरे सितंबर में चलेगा, 6 सितंबर से शुरू होकर के पूरे ही सितंबर में किया है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि ये पोषण, पोषण की फुल फॉर्म भी देख सकते हो, पीएम ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशमेंट। तो पोषण जो है, पहले इसका नाम मिड डे मील भी हुआ करता था, पता है ना, मिड डे मील सुनी होगी। अब इसका नाम बदल के पोषण कर दिया गया है। और ये सारा काम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है, सारा ये काम ये देख रही है। क्योंकि बच्चों में कुपोषण होना, माल न्यूट्रिशन होना, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो इस साल इस महीने से हम लोग इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि पोषण को कैसे बढ़ाएं। इस बार की हमारी जो थीम है ना, वो भी यही है, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, न्यूट्रिशन इंडिया, एजुकेटेड इंडिया एंड एम्पावर्ड इंडिया। तो इसके लिए सरकार ने पोषण भी, पढ़ाई भी, स्वस्थ बालक स्पर्धा, ऐसी चीजों को भी स्टार्ट करा है। तो पोषण अभियान, जो हमारे में कुपोषण का शिकार है बच्चे, या उनको जब बचपन में नहीं मिलता खाने की वो बैलेंस डाइट और वो सारी चीजें, ज्यादातर इसके अंदर बच्चे 6 साल की उम्र के बच्चे, इसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं, प्रेग्नेंट विमेन, इन सबको इंक्लूड किया गया, जिसके लिए यहाँ पर अलग से हमारी मिनिस्ट्री ने पहले के टाइम पर एक पोषण ट्रैकर ऐप को भी लॉन्च किया था, जिससे आंगनबाड़ी और इन सब इलाकों में ये जांच की जा सके कि बच्चों को पोषण में कहाँ पर और किस चीज में कमी हो रही है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम है पोषण माह के नाम से। माह का मतलब महीना। तो पूरा सितंबर का महीना किसको डेडिकेट कर रहे हैं भाई हम लोग? पोषण को, कि पोषण में किसी की कमी नहीं आनी चाहिए। ट्रांसफॉर्म करेंगे, पोषण की फुल फॉर्म लर्न करके जाइएगा। नोट्स बना रहे हो ना सभी लोग? तो मेरे साथ आप सभी लोग अपने नोट्स में लिखो
लिखो पोषण की फुल फॉर्म। आप लोग एक काम करो सब लोग, आप लोग एक ना अपनी जो पूरी नोटबुक होती है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, आप मान लो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, यूपीपीसीएस की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सब आप लोग अपने नोट्स में जो भी आपने नोटबुक बनाई हुई है, उस नोटबुक में एक मतलब कुछ सेक्शन, मतलब 15-20 पेज करीब, या 30 का भी कर सकते हो, करीब वो सारे डेज के ऊपर रख दो। डेज जो जो मैं आपको बताती हूँ ना, हर हर हफ्ते की इंपॉर्टेंट, मैं सारे आपको पता है कि मैं तो डिटेल में सारे बताती नहीं जो कि बिल्कुल यूजलेस हो, जो मुझे पता है एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते, वो मैं कभी नहीं बताऊंगी आपको। मैं सिर्फ वही बताऊंगी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा चांस है आने के, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो आप सभी लोग क्या करो, अलग से नोटबुक में लिखो, 5-7 पेजेस में से लिखना शुरू करो। एक ऐसे ही उसके बाद कुछ पेजेस के बाद छोड़ के एक और सेक्शन बनाओ, उस सेक्शन में अपना स्कीम्स का लिखना शुरू करो। जो जो स्कीम आप सुनते जा रही हो उनको लिखो। आपने या तो आप ऐसे कर लो, या तो मतलब जैसे मैंने किया हुआ है, मैंने ऐसा किया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ है, उससे जुड़े हुए सारी स्कीम्स एक साथ लिखी हुई है, क्योंकि स्कीम्स भी ऐसा नहीं है ना कि एक दो हैं, स्कीम्स भी इतनी सारी है। स्कीम्स किस मिनिस्ट्री के अंडर है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या उसको सेंटर चला रही है या उसको स्टेट चला रही है, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, बहुत सारा हो जाता है लर्न करने को। तो मैंने भी ऐसा किया हुआ है कि एक अलग से एक मिनिस्ट्री के लिए स्कीम्स की अलग नोटबुक है, उस नोटबुक में मिनिस्ट्री वाइज बनाया हुआ है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आएगा तो हेल्थ मिनिस्ट्री में सारे एक साथ लिखूंगी मैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा उसमें सारे एक साथ लिखूंगी। तो अलग अलग से मिनिस्ट्री के सेक्शंस बनाए हुए हैं, समझ रहे हो? तो आप ऐसे कर सकते हो, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक आइडिया दिया आप सभी लोगों को। मैं चाहूंगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ऐसे करके पढ़ें तो आसानी हो जाती है। तो पोषण अभियान आप हेडिंग बना लो, उसमें इस तरीके से नोट्स बना लो अपने, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी बात सारी। ठीक है ना? तो आप मिनिस्ट्री वाली बना दो, वुमेन की, महिला और बाल विकास मंत्रालय, उसमें आप अलग से लिखना शुरू कर दो। आज आपने पोषण लिख लिया, उसके अंदर पोषण की फुल फॉर्म लिख लिया आपने उसमें। ठीक है? और लिखना कि इसके लिए अलग से एक सप्ताह रखा गया है, न्यूट्रिशन वीक, पोषण अभियान के रूप। समझ गए बात को? हो जाएगा इतना सबसे? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट दिवस की तरफ। वो है 2 सितंबर को मनाए जाने वाला नारियल दिवस। अब आप सोचेंगे यार नारियल का भी दिवस होता है, वाह, मतलब पहले मैंने आपको बताया लायन का दिवस होता है, तब आपको हैरानी हुई। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो नारियल के लिए भी अलग से दिवस बना रहे, भाई कितने सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो जी हाँ, पढ़ने पड़ेंगे ये सारे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अभी यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जाम में योगा दिवस पे एक बहुत ही तगड़ा सवाल किया। योगा डे पर पिछले 4 सालों का सवाल कर दिया। मतलब बच्चा पढ़ के जाएगा योगा दिवस पे, इस साल का पढ़ के जाएगा कि भाई इस साल योगा दिवस जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी, है ना? इतना ही पढ़ के जाओगे ना। लेकिन यूपीएससी ने 4 सालों की थीम पूछ ली, पिछले 4 सालों की। मैच द फॉलोइंग करो और पहचानो योगा डे की थीम इस बार क्या थी, पिछली बार क्या थी, उससे पिछले साल क्या थी। तो बेटा हल्के में नहीं लेना है, पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कोकोनट का भी एक दिवस आता है, और इस बार उसकी थीम भी बनाई गई है, कोकोनट ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, नारियल जो कि जीवन बदलने में काफी बड़ा योगदान देता है। तो इस बार जो अगर मैं आपसे नारियल के बारे में बात करूं, चलो नारियल का आपको दिवस तो याद हो जाएगा, 2 सितंबर को आता है, लेकिन नारियल से जुड़ी हुई आपको ये भी पता होना चाहिए कि नारियल का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है? तो देखो भाई, इस बार कोकोनट फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दें उसके ऊपर बात करता है ये पूरा दिवस। और कोकोनट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हमारे लिए कितने हेल्दी होते हैं, उसके ऊपर इसने कोकोनट के बेनिफिट्स को लोगों को बताने की कोशिश की। जैसे अब मैं आपको, आप ये वीडियो सुन रहे हो और आप में से कोकोनट के बेनिफिट समझो, तो इससे क्या होगा ना, अवेयरनेस फैलती है। भारत में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है नारियल सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? साउथ की मूवी देखी है ना सबने, एक ही स्ट्रॉ से कोकोनट पिया जाता है, तो याद करो साउथ की मूवीज में दिखाते हैं। इसका मतलब कोकोनट सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? साउथ में मिलता है। कौन सी जगह? केरला, कोस्टल एरियाज में मिलता है, जहां जहाँ तट होता है ना, जहाँ पे पानी का किनारा होता है, वहां होता है। अब दिल्ली में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पानी थोड़ी है। तो जहां जहाँ पानी के किनारे होता है वहां पे ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे कोकोनट मिलता है। केरला में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। ये मेन स्टेट्स हैं, इसके अलावा उड़ीसा भी है। ठीक है? उसके अलावा कोकोनट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत लोगों को पसंद होता है ना, कहते हैं नारियल, ये सब कई जगह गरी बोलते हैं, नारियल बोलते हैं, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
इससे हम लोग नारियल की चटनी, पता है ना, वो जो डोसा सांभर के साथ खाते हो, वो भी साउथ का ही फूड है। तो वहां पे आप याद रखोगे साउथ में सबसे ज्यादा मिलता है। कोकोनट का जो फ्लेश होता है उसे कर्नल के नाम से या कैरनल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। इवन नारियल का तेल भी हम लोग इतना इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से नारियल की सिग्निफिकेंस के बारे में बताने के लिए ये चीज स्टार्ट की गई है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कोकोनट के ऊपर, वो कौन यहाँ पे उगाता है या कौन ज्यादा सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है इसको, तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता जो जगह है, जो पहले इंडोनेशिया की कैपिटल हुआ करती थी, पर अब कैपिटल चेंज हो गई है, पता है ना सबको ये बात। वहां पर कोकोनट के हेडक्वार्टर्स भी हैं, एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के नाम से, ताकि कोकोनट को बढ़ावा दिया जा सके एशिया और पैसिफिक के रीजन। और इसका इंडिया भी मेंबर है। कल को सवाल बनता है कोकोनट का ये जो पूरा ग्रुप है, क्या इसमें हम मेंबर हैं, तो यस, हम लोग इसमें मेंबर हैं। इंडिया भी ग्रो करता है अच्छा खासा। कोकोनट को ग्रो करने के लिए हमें एक अच्छा खासा नमी का माहौल चाहिए, एनवायरमेंट नमी, हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एनवायरमेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इक्वेटर के रीजन में ग्रो होता है। और आपको पता है हमारा साउथ इंडिया इक्वेटर के कितना नजदीक है, जबकि नॉर्थ इंडिया कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक है। साउथ इंडिया इक्वेटर के नजदीक है, तो करीब करीब 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, और बीच में प्लस माइनस 5-7 चलता है, वो कोई फिक्स नहीं है 27 डिग्री चाहिए भाई, 5-7 ऊपर नीचे तो चलता ही है ना। और अच्छी खासी रेनफॉल, 1300 से 1500 मिलीमीटर के बीच में रेनफॉल भी इसमें चाहिए होती है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के साथ फिलीपींस है, और ये दोनों कंट्रीज साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ती है। और इंडिया में पूछेगा सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो क्या आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, केरला। इंडिया में केरला लगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं। हम हमने एक डेज को कवर किया। अब मैं जैसे कि हमेशा कवर कराती हूँ, डेज कवर करने के बाद मैं आपको कवर कराती हूँ डिफेंस की इंपॉर्टेंट न्यूज। तो देखो डिफेंस की इंपॉर्टेंट न्यूज में एक, मैं हमेशा आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ जो जो दो देशों के बीच में हुई है। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्राइट स्टार, ऑसिनडेक्स, ब्राइट स्टार में इंडिया पार्टिसिपेट करने गया हुआ है, यूएई, है ना। ऑसिनडेक्स में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया पार्टिसिपेट करने गया है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। तो ऐसे ही एक और यहाँ पे एक्सरसाइज आई है जिसका नाम है त्रिशूल एक्सरसाइज। ठीक है, अब एक और एक्सरसाइज है, आप सभी लोग अपने नोट्स में जहां पे भी डिफेंस की न्यूज लिखते हो उसमें अलग से एक एक्सरसाइज लिख दो, त्रिशूल। और जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। ये तो इन्फॉर्मेशन है, पर जब मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आ रही हूँ, ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी भारतीय वायुसेना इस पे स्टार्ट कर चुकी है। 4 तारीख को शुरू हो चुकी थी, प्रॉपर इसकी जो है एग्जैक्टली स्टार्ट किया जा चुका है, जिसमें हमारी भारतीय वायुसेना करेगी क्या। त्रिशूल एक्सरसाइज किसी कंट्री के साथ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग अपने ही कंट्री में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में एलएसी और एलओसी के रीजन के अराउंड कर रहे हैं। 4 तारीख से लेके 14 तारीख तक हमारे जो भारतीय वायुसेना के नौजवान हैं, वो सारे लोग मिलकर के, पायलट्स और सारे सुखोई एमके 1 और मिग 21, ऐसे सब जेट को फ्लाई करेंगे लद्दाख रीजन में। और वहां पर एलओसी और एलएसी में जो मुद्दे चल रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ, उनको इकट्ठा करेंगे, उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे, उनको इकट्ठा लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी पता है क्या हुआ है, इसको करने के पीछे का रीजन बहुत बड़ा ये है, मैंने अगली ही स्लाइड में ये चीज रखी है। क्योंकि चाइना ने अपना एक मैप जारी किया है जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। चाइना ने खुद का मैप जारी किया है। ठीक है, पता है क्या किया चाइना ने, चाइना की आदत आप सभी लोग जानते हैं, बेवजह अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखा दिया अपने मैप में, जो खुद का जारी किया, खुद का बनाया हुआ अरुणाचल प्रदेश को, जो कि हमारा भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, उसको अपने मैप में दिखा दिया। हालांकि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। इंडिया क्या, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सब ने उस मैप को रिजेक्ट करा। तो चाइना ने दो रीजन, सबसे ज्यादा तो भाई पहला अरुणाचल प्रदेश का, दूसरा अक्साई चीन का, दोनों हिस्सों को अपने मैप में दिखा दिया। ये देखो भाई सब लोग सामने मैप,
मैं आपको मैप को यहाँ पर एकदम क्लियर कर दूं, ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वैसे मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बहुत बार आपको इस मैप को रटवा दिया है कि आज के टाइम पे प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर लद्दाख की सिचुएशन क्या है। ठीक है, ये इस वाले मैप में जम्मू दिख रहा है आपको, लेकिन असल में इधर लद्दाख भी है। मैं आपको दूसरी तरीके से बना के दिखा रही हूँ। आपको अगर आता है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करो, नहीं पता तो मेरे साथ अपना ये मैप बनाओ अपने नोट्स में और इसको याद कर लेना। ये है देखो हमारा जम्मू कश्मीर, इस तरफ नीचे की तरफ है जम्मू और ऊपर की तरफ है कश्मीर। ये एक और बात याद रखिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता, जम्मू कश्मीर एक साथ नहीं है। नीचे की तरफ जम्मू है जो पंजाब से बाउंड्री शेयर करता है, ऊपर की तरफ कश्मीर है जिसमें अलग 10 जिले आते हैं। जम्मू में अलग 10 जिले हैं, कश्मीर में अलग 10 जिले हैं, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग, गुलमर्ग ये सब आते हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ तक याद करना। इसके ऊपर आता है पीओके। पीओके का अर्थ क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने 1948 में धोखे से ऑपरेशन जिब्राल्टर करते हुए इंडिया से हथिया गया था। कब हुआ था ये? 1948। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन जिब्राल्टर। मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख रही हूँ जिनको नहीं पता, ठीक है। तो ये है पीओके, मान के चलो इतना, ठीक है। मैं थोड़ा रफ मैप बना रही हूँ तो थोड़ा आगे पीछे इधर उधर हो सकता है, समझ जाइएगा आप लोग। ये है हमारा लद्दाख, पूरा रीजन हमारा है। और यही है हमारा कारगिल, सुना तो होगा ना कारगिल ने, कारगिल वॉर 1999 ऑपरेशन विजय, भारत की जीत हुई थी जिसमें। लद्दाख के जस्ट ऊपर आता है सीओके, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको दूसरी भाषा में अक्साई चीन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि एलओसी और एलएसी में क्या फर्क है। अगर पीओके सीओके है तो ये एलओसी और एलएसी क्या चीज है? तो देखो भाई, ये सीज फायर लाइन होती है। सीज फायर लाइन का अर्थ होता है कि इस लाइन के बाद तुम नहीं आगे आओगे और इस लाइन के बाद इंडियन आर्मी आगे नहीं आएगी। ना पाकिस्तान की सेना और ना ही भारत की सेना इस लाइन को क्रॉस करेगी। उसे कहते हैं सीज फायर लाइन, जो एक युद्ध को खत्म करने के समय लगाई जाती है। तो ये लाइन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के समय है वो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन जो मैंने बनाई है ना, इसको देखो अच्छे से। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं एक लाइन बना रही हूँ जो सीज फायर लाइन है चाइना की तरफ से, ये लाइन है, इसे हम कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अगर आप इस मैप को देखो तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा हिस्सा इसके अंदर कौन सा आ रहा है? आज के समय का लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पर विभाजित हो चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस था जिस दिन इस चीज को किया गया था। तो सबसे बड़ी भारत का केंद्र शासित प्रदेश एरिया वाइज, मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, एरिया की बात कर रही हूँ, एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है वो है लद्दाख है। तो लद्दाख ये है, पीओके सीओके अक्साई चीन एलओसी एलएसी, आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये है भारत का हमारा सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर। इसीलिए पीओके और सीओके को हम डिस्प्यूटेड में काउंट करते हैं। और भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर के जो दो हिस्से हैं वो डिस्प्यूटेड हैं। सियाचिन ग्लेशियर में एक हिस्सा आता है जिसका नाम है इंदिरा कोल। ये इंदिरा कोल इंडिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसमें से मैं आपको बता दूं, ये वाला हिस्सा जो मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, देखो सभी लोग मैप में, ये हिस्सा पाकिस्तान ने भारत का हिस्सा चाइना को गिफ्ट किया था, बोलचोरो रिज के ऊपर। इसके ऊपर सवाल भी किया जा चुका है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ से नदियां भी फ्लो करती हैं हमारी, जिसका नाम है नूबरा, श्योक, जस्कर, इंडस, ये नदियां भी फ्लो करती हैं। आप कभी सियाचिन ग्लेशियर जाओगी, कभी कभी आप डिफेंस में पोस्टिंग लेते हो, या कभी आप उसी, वैसे तो घूमना अलाउड नहीं है इस रीजन में क्योंकि ये आर्मी एरिया आ जाता है, बट कभी आप डिफेंस का एग्जाम क्लियर करके यहाँ पे पोस्टिंग लेते हो, तो अगर आपको सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो आपका जो बेस कैंप होगा ना, बेस कैंप समझते हो? बेस कैंप मतलब जहाँ रुकोगे, वहां से चढ़ाई करनी शुरू करोगे ग्लेशियर तक, जहां रुकोगे ना आप सभी लोग, उसे कहते हैं न्यूब्रा। नुब्रा वैली, नुब्रा की घाटी, नुब्रा नदी बहती है वहां पर। आप यहाँ पे रुकोगे सियाचिन ग्लेशियर तक चढ़ने के लिए, आपका बेस कैंप जो लगाया जाएगा वो नुब्रा वैली में लगाया जाएगा। समझे सभी लोग इस बात को? ये सवाल यूपीएससी 2020 में पूछ चुकी है। तो सीओके का बहुत सारा हिस्सा और हमारे अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा चाइना ने अपने मैप में दिखाया है, जो कि इलीगल है, ठीक है। तो इस मैप को रिजेक्ट कर दिया गया, ये आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी मैंने मैप पूरा लगाया है,
ये हमारा तावांग, आपने नाम तो सुने होंगे, ये सियांग नदी का नाम तो सुना है ना, दिबांग, सियांग, दिहांग, ये सब वही नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक है भाई। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एक त्रिशूल एक्सरसाइज किए, ताकि कल को कोई भी समस्या आती है इस सेंसिटिव रीजन में, इतना ज्यादा संवेदनशील ये इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना दोनों से बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए हमें अपनी भारतीय वायुसेना, हमारी इंडियन आर्मी, जिन पे हमें पूरा विश्वास है, उनको और ज्यादा तैयार किया जा रहा है। समझ गए सभी लोग इस बात को? पूरी क्लियर हो गई कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा है? तो ये आप रीजन देख लीजिए, मैप भी आपको मैंने दिखाया है, सबको आपको अच्छे से लर्न करना है। ये मैप आपके दिमाग में, बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट, दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। और कल को डिफेंस में जाओगे, पोस्टिंग ले लोगे, तो आपको अपने आप से ज्यादा इस पूरे मैप की चिंता रहेगी। चलो वो तो खैर आगे की बात है, अभी आप इसको याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन का, चाइना का ऐसा कहना है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का ही एक एक्सटेंशन है साउथ में, तो ऐसा उन्होंने अपने मैप में दिखाया है। ठीक है, तो इसी की तैयारी में इंडिया ने अपना एक डिफेंस की एक्सरसाइज लॉन्च करी है। तो ये था आपका डिफेंस का करंट अफेयर। बढ़ते हैं अब हमारे और स्टैटिक करंट अफेयर्स की तरफ। तो उससे पहले जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। मैंने इसका आपको आंसर समझा दिया है, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? अक्साई चिन के ईस्ट में। आपने मैप देखा क्या, ये अक्साई चिन के ईस्ट में था? अक्साई चिन का ईस्ट तो चाइना पड़ जाएगा ना यार, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। ईस्ट ऑफ लेह, लेह के ईस्ट में भी नहीं है। गिलगिट, गिलगिट क्या है? गिलगिट एक नदी का भी नाम है और गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में आने वाले जगह के भी नाम है। तो ये उसके नॉर्थ में नहीं पड़ सकता, इसके नॉर्थ में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। हाँ, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया, अभी नुब्रा वैली के, नुब्रा घाटी के उत्तर में पड़ता है। क्यों? क्योंकि नुब्रा वैली नीचे है, उसका बेस कैंप वहां पे होगा, और इसके बिल्कुल ऊपर सियाचिन ग्लेशियर की चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो ये नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में है, नुब्रा वैली के उत्तर में स्थित है। समझ गए सभी लोग बात को? समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करने होते हैं मैप के क्वेश्चन? तो मैप के क्वेश्चन भी आपको अलग से प्लेसेस इन न्यूज करके अगस्त महीने की दी जाएंगी, उसको पढ़िएगा पूरा, वहां पे भी क्लियर किया जाएगा जो जो ऐसी जगह अभी पूरे महीने में न्यूज में रही। ठीक है भाई, इसका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है हमारी जो शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने जो ऑलरेडी दीक्षा पोर्टल चल रहा था, उस दीक्षा पोर्टल में PAL, पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग को जोड़ दिया है। दोनों को एक साथ करके मोबाइल एक एप्लीकेशन बना दी है, जहाँ पे बच्चों को, टीचर्स को, ऐसे बच्चे जिनको देखने में समस्या है, दृश्य या श्रवण तरीके से वो बाधित बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसा कंटेंट डेवलप किया है जिसमें सारे तरीके से बच्चे उस कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं। तभी तो इसका नाम पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग है। पर्सनलाइज्ड तरीके से आपकी ये लर्निंग करवाई जाएगी। तो इसको भी जरा आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट है, दीक्षा पोर्टल की फुल फॉर्म लिखी हुई है सामने, PAL की फुल फॉर्म लिखी हुई है सामने, इसको लर्न करनी है। ठीक है, अगला आता है UPI। देखो अभी हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया है कि जुलाई महीने के जो रिकॉर्ड था उसको क्रॉस करके UPI, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस ने नया रिकॉर्ड स्थापित करा है। करीब 15.4 से 15.6 लाख करोड़ का UPI ट्रांजैक्शन अकेले अगस्त के महीने में देखा गया है। तो UPI का नया रिकॉर्ड जुलाई में, इसका रिकॉर्ड जो था, ऐसा बोला गया कि ये अब एक और नया रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है। और UPI ने 10 बिलियन से अधिक लेन देन जो है यहाँ पर अकेले अगस्त के महीने में किए हैं, और ये एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। UPI आप सभी लोग जानते हैं, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें आप एक अकाउंट से कितने सारे और अकाउंट्स में, किसी भी अकाउंट में, बैंक में, पेटीएम वॉलेट में, कहीं पर भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। UPI जो है हमारी NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में लॉन्च किया था, RBI और IBA के मिलाकर के तहत। RBI हमारी
और इंडियन बैंक एसोसिएशन, दोनों ने मिलकर के यूपीआई जैसा एक पेमेंट इंटरफेस बनाया था, जिसको आज के समय में संचालित करती है हमारी एनपीसीआई। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब भी आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं नीचे लिखा होता है पावर्ड बाय एनपीसीआई, स्पॉन्सर्ड बाय एनपीसीआई। वो एनपीसीआई की जिम्मेदारी होती है इन सब चीजों से जुड़ी हुई सारी की सारी जो भी हमारे, आप कह लीजिए, ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जितने भी डिजिटली, वो सब एनपीसीआई यहाँ पर देखती है। तो यूपीआई अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग यूपीआई के बारे में जानते भी हैं, एनपीसीआई ने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पीपल टू पीपल भी कर सकते हो और मर्चेंट को भी कर सकते हो। यहाँ पर पूरा इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, तभी हमारे कोई भी फ्रॉड या कुछ भी होता है तो हम लोग यहाँ पर सीधा आरबीआई में ही कंप्लेन करते हैं, आरबीआई ओम्बड्समैन। और ऐसा नहीं कि केवल हम इंडिया में ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका तो जो पूरा एक, आप कह लीजिए कि इसका यूज जो है वो क्रॉस बॉर्डर भी किया जाता है, भूटान, नेपाल, कतर, ओमान, मॉरिशियस, इन सब जगह भी किया जाता है। तो इसका रिकॉर्ड जो है काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। इसका उम्मीद, मतलब अभी पूरा जो डेटा निकल के आएगा, वो और उम्मीद है कि और भी ज्यादा बढ़ेगा यहाँ पर, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा यूपीआई के बारे में भी। ठीक है, चलिए अगला एक और स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुई है, मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश एक कैंपियन है जो कि हमारे जो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर और सहकारिता कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर अमित शाह द्वारा अमृत कलश यात्रा में स्टार्ट किया। मेरी माटी मेरा देश में क्या होगा कि भारत के हर एक कोने से, हर एक कोने से करीब 7,000 पॉट, मटके, कलश लेके आए जाएंगे, चाहे वो घर से हो, चाहे वो किसी भी गांव से हो, और उसको लेकर के आके नई दिल्ली में लेके आया जाएगा, जिसमें, जिस मिट्टी में, जिस माटी में हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ। तो ये एक सिंबल दिखाया जाएगा, एक हमारी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए मिट्टी को एक नए रूप में जो है वो दिखाया जाएगा। तो ये एक मेरी माटी मेरा देश कैंपेन है। सवाल यहाँ पे कहाँ से बनेगा? सवाल बनेगा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, कि आप एक याद रख लो कि ये अमित शाह द्वारा लॉन्च किया, और आप सभी लोगों को ये पता होगा कि अमित शाह हमारी दो मिनिस्ट्रीज के अंडर है, मतलब दो मिनिस्ट्री संभालते हैं, एक होम अफेयर्स और एक कॉपरेशन, पता है ना। होम अफेयर्स तो बहुत फेमस हो, पता है उनको, लेकिन कोऑपरेशन का बच्चों को नहीं पता होता। मैं बता दूं, ये सहकारिता मंत्रालय कुछ समय पहले ही नया मंत्रालय शुरुआत किया गया। ठीक है, ऐसे ही अब आता है स्पेशल सेशन, क्योंकि हमारी जो सरकार है अभी, केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर को 4 से 5 दिनों का एक स्पेशल सत्र, विशेष सत्र बुलाया है। तो क्या ये विशेष सत्र बाकियों से अलग कैसे होगा? तो देखो यार, मैं आपको संविधान में लिखी गई कुछ बातों के बारे में बता दूं। हमारे पूरे संविधान में पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं। संविधान में ये बात नहीं लिखी है, संविधान में लिखा है कि 2 होने जरूरी है, पर अभी आज के समय में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से 3 सत्र होते हैं? शुरुआत से आप जरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलेंगे। पहला बजट, दूसरा मॉनसून, तीसरा विंटर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समर भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने कब सुना समर सेशन, पर वो इंक्लूड कर देती है। तो देखिए, आप इसको लर्न कर लो मेरे साथ। आपने एक कार का नाम सुना है, बीएमडब्ल्यू? सुना है ना सभी लोगों ने, बहुत फेमस है, सबकी इच्छा है उसको खरीदने की। तो बस वैसे ही याद कर लो। आप क्या करो, बीएमडब्ल्यू से याद कर लो, बी फॉर बजट, एम फॉर मॉनसून, डब्ल्यू फॉर विंटर। तो बजट सेशन हमारे फरवरी में शुरू हो जाता है। 1 फरवरी को बजट आता है, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है, उससे एक दिन पहले। तो फरवरी से लेकर के अप्रैल और मई के बीच में बजट सेशन खत्म हो जाता है। मॉनसून सेशन, जब मॉनसून शुरू हो चुका होता है, मॉनसून सत्र जुलाई की 15 तारीख से शुरू हो जाता है और अगस्त के पूरे महीने चलता है। फिर लास्ट में शीतकालीन सत्र आता है, जब नवंबर और दिसंबर, सबसे छोटा सत्र यही होता है। ठीक है, तो ये सत्र भी यहाँ पर नवंबर दिसंबर में आता है। तो इस प्रकार से 3 सत्र होते हैं, लेकिन संविधान के आर्टिकल 85 में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट बुलाएंगे, और 2 सत्र होना जरूरी है, और पूरे साल भर में सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये बात लिखी है हमारे संविधान में। ठीक है ना, समझ गए ना इस बात को? और बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है?
प्रेसिडेंट के पास। जो सत्र होता है ना उसे सेशन कहते हैं, बजट सत्र, शुरू और एंड। शुरुआत कौन कराएंगे? प्रेसिडेंट। खत्म कौन कराएंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन इसके बीच में डेली भी तो मिलते हैं ना ये लोग, ऐसा तो नहीं ना शुरुआत में और अंत में मिलके खत्म हो गया। डेली मीटिंग्स होती हैं भाई इनकी। तो वो जो डेली मीटिंग्स होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिटिंग्स। उसके लिए वाला वर्ड क्या होता है? सिटिंग्स। जैसे आपकी स्कूल की एक क्लास होती है, आपने 5th क्लास में हो जैसे, तो 5th पूरी एक क्लास हो गई, लेकिन आप डेली क्लास भी तो जा रहे हो ना, उसे आप क्लासेस बोलते हो, लेक्चर बोलते हो। तो उसी प्रकार से इसको भी सिटिंग्स बोला जाता है। तो स्पेशल सिटिंग बुलाई जाती है जब कुछ अलग से डिस्कस करना है। तो इस बार बहुत बड़ा चांस है कि इस बार की जो अभी स्पेशल सत्र होने वाला है, उस मीटिंग में 2 मुद्दे हैं सबसे बड़े जरूरी। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन। ये मुद्दों पर स्पेशल सत्र हो सकता है। बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या डिस्कशन होगा। तो यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़े एक टॉपिक्स है जिन पर डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट का कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है कि इतने ही टाइम पे मिलना है। वो तो डिपेंड करता है। जैसे अब कोविड आया था तो पार्लियामेंट के सेशन को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, किस तरीके से होता है वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया, इसको याद रखिए। क्लियर हो गया ना सबको यहाँ तक? चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर के भदरवाह के राजमा को और सुलई हनी, राजमा और शहद को जीआई टैग दिया गया है। राजमा ये लाल कलर की होती है, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, और सुलई की जो हनी है जम्मू कश्मीर की, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में मिलती है जम्मू के। तो यहाँ दोनों पर इनको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग की मंजूरी मिल गई है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक टैग, ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय इसको यहाँ पर प्रोवाइड करती है। 10 सालों के लिए दिए जाते हैं, और 10 सालों बाद अगर आपको इसको फिर से रिन्यू कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा फिर से मिनिस्ट्री के पास और वो अप्रूवल देगी। ठीक है, तो याद कर लो, जम्मू कश्मीर को ऑलरेडी केसर, आमंड्स, इनपे जीआई टैग मिल चुका है, मशरूम पे भी मिल चुका है। ठीक है, गुच्ची मशरूम बहुत महंगा मशरूम है, गुच्ची लग गया नाम क्या है। तो ऐसे चीजों को पहले भी मिल चुका है, और अब फिर से 2 नए प्रोडक्ट्स को मिला है। उसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स लाइन में लगे हुए हैं जिनको और भी ज्यादा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग दिए गए। जीआई टैग मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार समझाया है कि जीआई टैग एक जगह की पहचान के बारे में हमें इंडिकेट करते हैं कि उस जगह की पहचान क्या है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे आता है हमारा लास्ट आर्टिकल। आप पिक्चर देखेंगे, नाभ मित्र, फ्रेंड ऑफ द स्काई। नभ, नभ क्या होता है? नभ मतलब स्काई, आसमान, और मित्र क्या होता है? हमारा फ्रेंड, अ फ्रेंड इन द स्काई। तो वो स्काई का हमारा एक फ्रेंड इसरो ने बनाया है। एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो कि इसरो द्वारा स्टैब्लिश किया गया है फिशरमैन की सेफ्टी के लिए। जितने भी हमारे मछुआरे हैं, वो मछुआरे जो है ऑब्वियसली बहुत काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी है, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किस पे बन जाती है? हमारी सरकार पर। सरकार में इसरो ने ये बीड़ा उठाते हुए इसके ऊपर एक अलग से साइक्लोन वार्निंग का सिस्टम दिया है। कभी भी कोई फ्लड, साइक्लोन, या फिर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपदा आ सकती है, तो उस समय सिग्नल्स और सारी चीजें मिल जाएंगी और उसमें अलर्ट जारी हो जाएगा। प्लस ये इंफॉर्मेशन जो है हर एक मछुआरे को भी दी जाएगी, और वो मछुआरे जो है उस पर क्लिक करके, डबल बार क्लिक करके, वो अलर्ट जो है इसरो के कंट्रोल सेंटर में पहुंचेगा, और इसरो के कंट्रोल सेंटर को उस बोट की चेतावनी मिल जाएगी। उसे कहते हैं नभ मित्र। ठीक है, नभ में भेजा गया है लोगों का मित्र बना करके, इसलिए नाम बन गया नभ मित्र ऐप। इसरो द्वारा स्टैब्लिश की गई है। सारा का सारा हमसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप सभी पूरे इस आर्टिकल्स को लर्न करोगे। आज की ये लेक्चर बहुत बहुत जरूरी था, पूरे तरीके से जरूरी है। सारे के सारे फैक्ट्स जो बताए हैं हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इससे और मोटिवेशन मिलती है वीडियोस को और अच्छे से बनाने की। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।